ओ स्नैपचैट, अच्छा इंस्टा, जो भी है रख दो, बैग में रख दो ना। बैग में। देखिए, सेंटर ऑफ बायंसी अपन किसे कह रहे हैं? इट इज द पॉइंट वेयर वी एज्यूम बायंट फोर्स इज एक्टिंग। अच्छा, सेंटर ऑफ मास क्या होता था? जहां पे मास सपोज टू बी कंसंट्रेटेड, यही था ना? वो अपना जुगाड़ था और फीलिंग भी दे देता, वहां से बैलेंस हो जाएगा, है ना? तो जैसे सेंटर ऑफ बायोन्सी का भी कुछ वैसे ही चक्कर है, ठीक है? जैसे मान लो अगर हमारे पास कोई कंटेनर है, इस पे भी अच्छे सवाल बन रहे हैं, मैंने क्वेश्चंस कम किए हैं, टॉपिक नहीं छोड़ रहा हूं, ताकि आपको मौका मिलेगा तो हम वापस से एक बार रिवाइज करके थोड़े क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है? तो इस पे अच्छे सवाल बनाए जा सकते हैं, ठीक? तो मैंने क्वेश्चंस कम रखे हैं, कम क्या, शायद एक एक दो दो क्वेश्चंस रखे, लेकिन टॉपिक नहीं स्किप किया, एक भी टॉपिक, सिंगल टॉपिक भी स्किप नहीं किया है, ठीक है? ताकि थ्योरी वाला पार्ट बाद में बोलना, आप एक बार देखोगे तो फोन वहां पे है क्या? हिंदी नहीं समझ में आता है तो मैं चल जाऊं बाहर या तू जाएगा बाहर? मैं यहाँ फुद्दू काम कर रहा हूँ बैठ के, खड़े होके, तेरा इंपॉर्टेंट है। देखो, तो इट इज द पॉइंट वेयर वी एज्यूम बायंट फोर्स इज टू बी अ एक्टिंग। थ्योरी वाला पार्ट देख रहे हैं, न्यूमेरिकल्स अच्छे बन सकते हैं, वैसे तुम शायद तुक्का भी लगा सकते हो कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, बताना तो कैसे बन सकते हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। नया कुछ नहीं बनता है, पुराना ही है। जैसे मान लो अगर इस कंटेनर में अगर अपन ऐसे करके फ्लूइड या लिक्विड जो भी है उसको अगर भर दिया जाए, और इसके अंदर अगर मान लो सपोज करो कोई भी एक ऑब्जेक्ट को ऐसे करके सबमर्ज कर दिया, ठीक है क्या? अगर इस ऑब्जेक्ट का बच्चा अगर कुछ मास m है, तो क्या इसका सेंटर ऑफ मास कहीं पे एग्जिस्ट करेगा? मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए, नहीं करेगा। कोई रिजिड बॉडी है तो सेंटर मास रहेगा ही रहेगा। अच्छा, पानी में डालेंगे तो सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाएगा? सोच के बताओ। ऑब्वियसली नहीं हो गया यार। मास का जो सेंटर मास, अगर एक स्फीयर का सेंटर ऑफ मास अगर सेंटर में पाया जाता है, या एक डिस्क का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे पाया जाता है, तो पानी में डालो, तेल में डालो, आधा डालो, पूरा डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेंटर ऑफ मास उसका वहीं एग्जिस्ट करेगा, ठीक है? तो जैसे मान लो मैं कह रहा हूं कि इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास समथिंग लाइक यहाँ पे कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, ये रहा सेंटर ऑफ मास, ऐसा, ठीक है? अब जो पार्ट लिक्विड के अंदर सबमर्ज्ड है, जो पार्ट लिक्विड के अंदर सबमर्ज्ड है, मतलब है, उसका कहीं पे जो उसका सेंटर होगा, उसके सेंटर पे एग्जिस्ट करता है सेंटर ऑफ बायंसी। एक्चुअल में अगर अभी ये जो सिस्टम है, मान लो अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में, किसमें है? अच्छा, अपन कभी ध्यान दिए हो क्या, जैसे बॉटल वगैरह को अगर पानी में ऐसे करके डुबोया है ना, तो अगर किसी पॉइंट से अगर सीधा रखें तब तो ठीक है, थोड़ा बहुत टेढ़ा होता है उसे छटक के आता है, ध्यान दिए हो क्या? गंगा जल वगैरह कभी भरने गए हुए हो गए, या खाली बॉटल भी अगर आप ले लो, तो उसको अगर जगह मिलता है तो ऐसे तुमने कहीं से पकड़ रखा है तो दूसरी तरफ से ऊपर की तरफ आता है, और वही अगर अपन ऐसे सीधा ऐसे करके पकड़े तो टिका रह सकता है, लेकिन थोड़ा सा भी टेढ़ा हो तो फट से ऊपर की तरफ आने की कोशिश करता है। एक्चुअल में क्या होता है, थोड़ा ये समझने वाली चीजें हैं, कि मैंने कहा बच्चा अगर सेंटर ऑफ मास यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है और सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में ये और ये फ्लोट कर रहा है, आधा अंदर भी है बाहर भी है, ये कंडीशन कल हमने पढ़ा था, नहीं? V inside upon V total is equal to density of, हाँ, सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, आया था ना रिलेशन फ्लोटेशन में, बढ़िया। तो मैं कह रहा हूं कि अगर ये अभी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो ये जो पार्ट अंदर में सबमर्ज्ड है उसका कहीं पे यहां मान लो सेंटर ऑफ बायोन्सी है। इसको मैं नहीं, ये भी ठीक नहीं है, ये ले लेते हैं। दिस इज सेंटर ऑफ बायोन्सी, सीओबी में लिख रहा हूं। तो ये स्टेबल तभी रह सकता है बच्चों कि देखो सेंटर ऑफ मास का mg इधर लग रहा हो, और जो सबमर्ज पार्ट है उसका एक, ये थोड़ा फर्जी कॉन्सेप्ट ही है, सेंटर ऑफ मास की तरह ही, अगर थोड़ा रियलाइज करो तो वैसे ही है। मतलब उस जगह ये एक ऐसा पॉइंट हो जाएगा कि वहां पे बाइंसी फोर्स लगा तो पूरा का पूरा बॉडी ऊपर की तरफ जाएगा, नहीं समझे? एक कंटेनर है, इधर लग तो सब जगह रहा होगा, बट ऐसा एक पॉइंट तो पक्का होगा ना उसका सेंटर में कहीं, जहां पे लगने पे पूरा बॉडी ऐसे लिफ्ट सा हो जाए, कुछ समझ पा रहे हो क्या? वैसे ही, तो अगर यहाँ पे अगर जैसे सेंटर ऑफ मास का बच्चा जो mg होगा वो इधर की तरफ लग रहा होगा,
और जो सेंटर ऑफ बायोंसी है ये तो ऑब्वियसली किधर की तरफ लगेगा, अपवर्ड डायरेक्ट, अरे बायोंट फोर्स ही है भैया, ऊपर ही लगेगा। तो ये दोनों देखो बच्चा अगर एक ही लाइन में आ रहे हैं तो ये अभी किस में पाया जाएगा बोलो? नहीं स्टेबल मत बोलो अभी, वो तो चेक करना पड़ता है ना, स्टेबल अनस्टेबल चेक करना पड़ता है ना। कैसे फिजिक्स में स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम चेक करोगे? उसको थोड़ा डिस्प्लेस करेंगे, डिस्प्लेस करने के बाद अगर वापस अपने पोजीशन पे जाने की उसके पास टेंडेंसी है तो क्या बोलते थे, और ना हो तो, समझ गए क्या? तो जैसे यहां पे अगर आप देखो तो अभी मैं बोल रहा हूं कि ठीक है भाई साहब ये किस में पड़े हुए हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। आपको बात समझ में आ गई क्या? ये जो आपका पॉइंट होता है सेंटर ऑफ बायंसी, ये जो सबमर्ज्ड पार्ट जो लिक्विड के अंदर है उसका सेंटर होता है, ठीक है, उसका सेंटर होता है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ इस कंडीशन में जो अभी ये जैसा हम कह रहे हैं ये इक्विलिब्रियम में तो है, अरे स्टेबल क्यों लिख रखा है, ये इक्विलिब्रियम में तो है, लेकिन मुझे अगर पता करना है कि स्टेबल में है कि अनस्टेबल में, तो फिर से वही सर जैसा पोजीशन पे है उसको वहां से थोड़ा सा छेड़ दो, मतलब डिस्प्लेस वगैरह करो। तो मैंने कहा मान लो बच्चा यहाँ पे ये रहा इसका सेंटर ऑफ मास है ना, ये वाला पॉइंट था, मैं इधर बना देता हूँ, जैसे ये पॉइंट था बच्चा सेंटर ऑफ मास, और यहाँ पे जो हमने पॉइंट लिया था इसी के लाइन पे रहेगा, अगर नहीं है तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा ही नहीं। नहीं समझे? देखो क्या होगा, जैसे मैंने क्या करा कि मैंने कहा बच्चा ये है इसका सेंटर ऑफ बायोंसी, तो अगर मान लो सेंटर ऑफ मास को ऐसे यहाँ पे ऐसे पकड़ के जहां पे पूरा मास कंसंट्रेटेड है, ये पार्ट भी बेटा पानी के अंदर, ये भी पार्ट पानी के अंदर ही है, यहाँ पे अगर इसको पिंच करके थोड़ा सा अगर रोटेट कराने की अगर कोशिश करें, सपोज करो मैं इसको यहां से कुछ एंगल थीटा रोटेट करा देता हूं, तो जैसी थीटा एंगल रोटेट कराऊंगा तो सेंटर ऑफ बायंसी बेटा किसका पार्ट होता है, जो पार्ट सबमर्ज्ड पार्ट जो लिक्विड के अंदर है उसका सेंटर है ये। समझ पा रहे हो क्या? हवा में नहीं बोल रहे, जो पार्ट लिक्विड के अंदर है, अब सिमेट्रिक बॉडी कोई भी बॉडी होगा तो उसका सेंटर तो एक ही होगा ना, कि 10 सेंटर होंगे। ये बात समझ में आती है आप लोगों को? कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डाल दिए हैं, अब कैसा फिगर होगा हमें नहीं पता, कितना पार्ट अंदर है, बस उस पार्ट का कोई तो ऐसा पॉइंट होगा ना जो सेंटर में होगा, जो सबमर्ज्ड है। अब उसी वाले पॉइंट को हमने थोड़ा सा मान लो थीटा एंगल पे ऐसे डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, तो डिस्प्लेस करोगे तो अभी भी जो बायंट फोर्स होगा वो किधर लग रहा होगा? हवा नहीं लग रहा तुम लोगों, तो अभी क्या होएगा? मुझे बताओ क्या हो, स्टेबल होगा अनस्टेबल होगा? कैसे स्टेबल होगा तो कैसे, और अनस्टेबल होगा तो कैसे? तुम बोलो बोलो बोलो। डिस्प्लेस मतलब रोटेट कराया है, एंगुलर रोटेशन दिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया। नहीं इसको सेंटर ऑफ बायंसी जैसे यहाँ पे ऐसे रख के और इसको थोड़ा सा रोटेट कराया है। हम्म। क्या 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 क्या? उससे तो इक्विलिब्रियम डिसाइड हो गया, अब डिसाइड करना है कि स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा। हमें क्या पता, पूछ रहे हैं हम, तुम्हारी आंखें ही नहीं है तो हम क्या बताएं। अच्छा रुको, बेवकूफो थोड़ी सी भी अकल नहीं है, पानी का बॉटल अंदर डाला हुआ था, हल्का टेढ़ा किए तो फट से ऊपर, अब ये वापस जाएगा कि ऐसे आएगा ऊपर की तरफ, तो क्या वापस से वो अपनी इक्विलिब्रियम मोशन पे जा रहा है? अरे अगर तुम इसको टेढ़ा करोगे तो बाइंड फोर्स बच्चा भी किधर लग रहा है, तो क्या ये वापस अपनी जगह जा रहा है? तो जब वापस अपनी जगह नहीं जा रहा है तो कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? ये भी नहीं आया समझ में। आया। दूसरा देखो कंडीशन, ये बात समझ में आया क्या आप लोग को? बच्चा ये तो सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे, आपने जो पार्ट अंदर में था, पानी के अंदर में था, उसके सेंटर ऑफ बायंसी को आपने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया है ना, ऐसे था। अभी mg सेंटर ऑफ मास का जो mg लग रहा था वो नीचे डाउनवर्ड लग रहा था बढ़िया, और बायंसी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे थे, अभी तो इक्विलिब्रियम था। लेकिन तुम जैसे ही इसको हल्का सा शिफ्ट करोगे तो बायंसी फोर्स थोड़ी टेढ़ा हो जाएगा, वो तो हमेशा अपवर्ड ही लगेगा ना।
तो जैसे ही अपवर्ड लगेगा ये, समझ गए क्या, वापस तो नहीं गया ना, तो कैसा हो गया, अनस्टेबल। ठीक है, इसी तरह दूसरा कंडीशन देखो, इसका तो वैसे ही तुक्का लगा लोगे बट ठीक है। मान लो फिर से कंटेनर में भर दिया ऐसे पानी, ठीक है, ऐसा कुछ, और मैंने कहा कोई ऑब्जेक्ट ऐसे पानी में ऐसे डाल रखा है, ठीक है। फिर से बच्चा मैंने इस बार यहां पे मान लो लिया है, ठीक है, थोड़ा बड़ा बना, चलो ठीक, कोई बात नहीं। सेंटर ऑफ बायोंसी मान लो यहां पर है, और सेंटर ऑफ मास जो है ये सेंटर ऑफ बायोंसी, ठीक है। और यहां पे मान लो मैंने ले लिया, येलो से ले लेते हैं, ये पॉइंट है मान लो सेंटर ऑफ मास का, ठीक है। अब फिगर में मत जाओ, यही से कैसे आ गया, अब कंडीशन बन सकती है ना यार, कुछ भी बन सकता है। तो अब यहां पे देखो, फिर से मैंने हाथ रखा यहां पे सेंटर ऑफ मास पे, और इसको बच्चा अगर ये दिख रहा है कि अभी तो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, क्यों, अरे ऐसे देखो, ये रहा आपका सेंटर ऑफ बायोंसी ऊपर में, और देखो उस कहानी यहीं से डिसाइड हो जाता है, और सेंटर ऑफ मास आपका नीचे रहा, ठीक है। और ये जब एक ही स्ट्रेट लाइन में है तो इक्विलिब्रियम तो रहेगा, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, नहीं रहेगा, अच्छा रहेगा, ऐसा तो नहीं लग रहा है। अरे एमजी वाला इधर लग रहा, सॉरी एफ बी इधर लग रहा, तो एमजी तो नीचे लग ही रहा होगा ना यार, तो बैलेंस रहा तो इक्विलिब्रियम तो कहलाएगा ही। लेकिन अब चेक करना है कि स्टेबल है या अनस्टेबल है, तो आप क्या करोगे, सर किसी थीटा एंगल पे इस सेंटर, दिख रहा है क्या, ये पानी के अंदर ही बच्चा बातें हो रही हैं, बाहर नहीं बातें हो रही हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ बायंसी पानी के बाहर थोड़ी रहेगा। अरे जो कि सेंटर ऑफ बायंसी अपन बोली किसको रहे हैं, सेंटर ऑफ अ सबमर्ज्ड पार्ट, ऐसे लिख दो क्या, सेंटर ऑफ अ सबमर्ज्ड पार्ट, पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्लियर है क्या। तो अब बताओ, अगर इसको अपन कुछ डिस्प्लेस करेंगे तो अभी क्या होगा, देखो बायंसी फोर्स पहले ऐसे लग रहा था, अब क्या हो रहा है, देखो सेंटर ऑफ मास यहीं पर है, अभी बायंसी फोर्स किस तरफ लग रहा है, मान लो थोड़ा मैं आपको अच्छा दिखाने के चक्कर में ऐसे कर देता हूं, ये लो समथिंग ऐसे, इतना रोटेट नहीं करा रहे बट समझाने के लिए। तो अभी बायंसी फोर्स किधर लग रहा है, अब बताओ टॉर्क इसको वापस कहां लेके जाएगा, अरे एक्सिस दिख रहा है क्या, फोर्स दिख रहा है क्या, अरे इधर की तरफ ही आएगा ना टॉर्क, और टॉर्क को रोटेट करा के फिर कहां लेकर चला जाएगा। अब बताए सिचुएशन कैसा हो गया, ऐसे आपने बॉटल को ऐसे पकड़ रखा है नीचे से, अभी सीधा है ना, अरे एक बॉटल ऐसे है सीधा है, मैं उसको ऐसे टेढ़ा कर रहा हूं, तो वो क्या करेगा फिर, वापस सीधा नहीं हो जाएगा, तुम्हें नहीं आ रहा है समझ में। बॉटल ऐसे पानी के अंदर डाल दिया, उसका सेंटर ऑफ मास मान लो अगर अभी बॉटल को ऐसे डाल के और यहाँ सेंटर ऑफ मास से मैंने पकड़ रखा है, और उसको मैं ऐसे करके टेढ़ा करूंगा तो क्या होगा, टेढ़ा रहेगा पानी में, क्या होगा, अरे वापस आ जाएगा ना यार, समझ गए क्या, तो कैसा हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन वही दूसरा कर लो, ऊपर से पकड़ा, अभी ऐसा सीधा पकड़ सकते हैं, लेकिन ऐसे टेढ़ा करेंगे तो वापस जाएगा, क्या होगा, अब छलक के ऊपर आ जाएगा, आ गया लॉजिक समझ में। तो वापस गया तो, और नहीं गया तो यहाँ पे क्या तुम्हें दो फोर्सेस दिख रहे हैं, कौन कौन से, एक एमजी एक बायंसी फोर्स, ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पे ना कई बार आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि भैया ये जो पानी के अंदर डाले ससुरा एसएचएम कर रहा होगा, टाइम पीरियड निकालो, ठीक है। तो यहाँ पे दो फोर्सेस हैं, वो करेंगे, कभी मौका मिला कभी क्या अगले साल कराएंगे थोड़ा, पर मैं आप लोगों को थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, दैट्स ऑल, इसीलिए टॉपिक पढ़ाया कि यहाँ पे फिर से वही फोर्स की इक्वेशन बनाएंगे, प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एक्स लिखेंगे, फिर कंपेयर कर देंगे के एक्स वाले से। अरे हमने कहा था ना बच्चा, कोई भी पार्टिकल अगर आपको एसएचएम चेक करना है तो एक्स के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, और वो हम कंडीशन, पहला कंडीशन होता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम होना चाहिए, अगर कोई चीज स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तभी वो एसएचएम कर सकती है, नहीं ऐसा पढ़े थे क्या, अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा तभी एसएचएम करेगा, तो यहाँ स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन गई है, यानी एसएचएम का टाइम पीरियड पूछा जा सकता है, फ्रीक्वेंसी पूछा जा सकता है, वो सारी बातें यहाँ पे चर्चा की जा सकती है। आगे आ जाओ, अभी तक जो हमने पढ़ाई करा ये दूसरा पार्ट हो गया, हमने कहा था ना पहला पार्ट हाइड्रोस्टैटिक पढ़ेंगे रेस्ट वाला, अभी तक जितना था उसमें सारे सवालों में जो फ्लूइड होता था वो रेस्ट में ही होता था, बोलोगे सर आप ओमेगा से घुमा रहे थे, तो लिक्विड कंटेनर के रिस्पेक्ट में अभी भी कैसा था वो, रेस्ट में, या फिर अपन कंटेनर को आगे लेकर जा रहे थे तो कंटेनर के रिस्पेक्ट में लिक्विड अभी भी कैसा था, अरे किसी केस में पानी बाहर थोड़ी गिरा था यार,
समझ गए क्या? तो लिक्विड अभी तक कंटेनर को ही हम दौड़ा रहे थे, मतलब लिक्विड जो ऐसा था या जो फ्लूइड था, अभी के जितने एग्जांपल थे उन सारे एग्जांपल में फ्लूइड कंटेनर के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे ही बैठा हुआ था। अरे अब तुम बोलोगे सर ओमेगा से घुमा रहे, तो पानी पे बिठा के रेस्ट पे कर दिया था ना उसको। अब हम ऐसा पढ़ेंगे जिसमें लिक्विड सच में फ्लो करता हुआ दिखाई देगा। तो जरा देखना, ये सब बहुत आसान सा चीज है, थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, सुन लो। स्कूल में आपसे पूछता है कि व्हाट इज स्टेडी फ्लो या फिर स्ट्रीमलाइन मोशन, या स्टेडी, सुने हो ना, वर्ड आया होगा स्टेडी फ्लो और स्ट्रीमलाइन मोशन। बहुत सिंपल सा कहानी है। जैसे बच्चा, आप लोग भी घर में नल वल तो देखे ही होगे, सबके घर में नल नल है ना, नहीं तो यहाँ भी है वॉशरूम में, है ना। तो नल में आपने देखा होगा कि जब अपन उसको आराम से ऐसे करके ऑन करते हैं तो बड़ा अच्छा धार टाइप जैसे निकल रहा होता है, ध्यान दिए हो क्या? ऐसे करके, और बड़ा सिस्टमेटिक आराम से छोड़ के रखो तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि कुछ बह भी नहीं रहा, लगातार ऐसे ही है एकदम। और जब अपन उसको ज्यादा तेज कर देते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। उसमें क्या होता है, ये तो नॉर्मल हो गया, देखने में भी थोड़ा समझ गए क्या इसको क्या कहते हैं, स्टेडी, या फिर अभी समझा देता हूँ कहानी क्या है, स्ट्रीम लाइन मोशन, ऐसे वालों को। जैसे अगर हम नदियों की बात करें नॉर्मल ना, तो वो बहुत स्लो स्लो, अरे शांत वाला देखते हो ना, क्लिप व्लिप में भी दिखाई देता है, एकदम आराम आराम से जा रहा है, वो सारे स्ट्रीमलाइन मोशन के ही एग्जांपल है। नल वाला तो रेगुलर ही देखते हैं, ज्यादा जोश में चला दिए तेज से तो बहुत तेजी से जाता है, और फिर वाइट वाइट फेन सा भी बनता हुआ दिखाई दे रहा होता है। अरे झरना जब नीचे गिर रहा होता है, जब ऊपर से नीचे गिर रहा तो टर्बुलेंट फ्लो है, और गिरने के बाद जब आगे जाके स्थिर हो जाता है ना, एकदम आराम से दिखता चलता, वो कैसा मोशन है, स्ट्रीमलाइन मोशन है, ठीक है। टर्बुलेंट वाले में क्या होता है बच्चा, हमें ये नहीं पढ़ना है टर्बुलेंट वाला, बट ठीक है अपन थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं कि इसमें क्या सीन चलता है, कि इसमें जो लिक्विड रहता है ना वो ऐसे करके फ्लो कर रहा होता है, कुछ समझे क्या? सब एक दूसरे पे ऐसे कट कुट करके, तो वही अपन को ऐसे बबल से दिखाई देते हैं, या व्हाइटनेस सा नहीं दिखाई देता है। और जब आराम से चलाते हैं तो मस्त ट्रांसपेरेंट से दिखाई देता है, कुछ हौच पौच नहीं रहता है, जैसे तुम लोग टर्बुलेंट हो, है कि नहीं? चलो एक सेकेंड, आवाज किसमें है? हाँ ठीक है, यहां तक ठीक है क्या? अब थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। स्ट्रीमलाइन क्या है? इमेजिनरी लाइन और अ कर्व अलोंग विच, अच्छा छोड़ो ये सब, हम मतलब एक्चुअल मतलब समझ लेते फिर रीड कर लेंगे। स्ट्रीमलाइन मोशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो बच्चा मेरे पास कोई कंटेनर है ना, जिसमें पानी वानी ऐसे करके, थोड़ा मैं अच्छे से बना देता हूँ, ठीक है, ऐसे ही मान लो। अरे मतलब ट्यूब पाइप कुछ ऐसा शेप वाला बना दिया है। तो अब इसमें क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के वो एक के पीछे एक तो होंगे ही होंगे, नहीं होंगे, और वो किसी गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया से बहुत सारे क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास कर रहे होंगे। जैसे मान लो ये कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, समथिंग ऐसा, ठीक है क्या? स्ट्रीमलाइन मोशन में बोलता है कि जो पाथ उसका प्रीवियस पार्टिकल फॉलो करता है, फॉरवर्ड वाला भी वही पाथ फॉलो करता है। दिखता नहीं है ना, मतलब ऐसे समझो आप। अभी स्ट्रीमलाइन मोशन का मतलब हम आइडियल कंडीशन में पढ़े, जब पानी आराम से बह रहा है तो वहां पे ये कैलकुलेशन चलेगा, जब टर्बुलेंट चल रहा है तो वहां पे कैलकुलेशन चेंज हो जाती है। तो अभी हमारे सिलेबस में स्ट्रीमलाइन है तो हम वही पढ़ रहे हैं। तो स्ट्रीमलाइन में हम ऐसा कहते हैं कि जो पहला, जैसे अगर कंटेनर या पाइप में पानी है तो उसके जैसे हर इसको बहुत सारे क्रॉस सेक्शनल एरिया में बांट लो, ठीक है। अब हर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया को वाटर के मॉलिक्यूल्स पार कर रहे होंगे, तो जो उसके पीछे वाला मॉलिक्यूल जो पाथ फॉलो कर रहा होगा, जैसे इतना बड़ा कंटेनर है ना, जैसे मैंने कहा, आप ऐसे समझ लो कि लाइक मैंने कहा मान लो बच्चा यहाँ पे कोई एक पार्टिकल है, यहाँ पे कोई एक पार्टिकल है, यहाँ पे कोई एक पार्टिकल है, यहाँ पे कोई पार्टिकल है। तो जैसा मोशन इसका आगे वाला, मान लो इसके आगे वाले ने ये रास्ता फॉलो किया, तो इसके जो पीछे होगा वो भी यही रास्ता फॉलो करेगा। कुछ समझ गया? मैं बना नहीं पाया वैसा, बट मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। पहला वाला जो पाथ फॉलो करेगा, चींटी को देखे हो, भले नागिन जैसा बन के जाए लेकिन सब एक के पीछे एक लगा, वो भी कैसे मोशन में है, स्ट्रीमलाइन मोशन में। क्लियर है? हाँ, दूसरी बात, मतलब जो पाथ फॉलो करेगा पार्टिकल, अब कैसा फॉलो करेगा, जैसा उसका आगे वाला करेगा वैसे ही पीछे वाला कर। आगे वाला एक बार डिसाइड कर लिया ऐसे जाना है, तो पीछे वाला भी वही पाथ को फॉलो कर। अगर ये कंडीशन नहीं मिल रही है तो हम उस मोशन को, मतलब उस फ्लूइड के मोशन को स्ट्रीमलाइन मोशन नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो स्पेशल केस हो गया ना एक तरीके से। दूसरा कहता है बच्चा इसमें कि इसमें एक और खास बात क्या होती है, कि जैसे मैंने कहा कि इस वाले जगह पे तुम्हें समझ में आता होगा कि जब जैसे हम लोग गाड़ी वाड़ी भी धो रहे होते हैं तो आगे से मुंह पतला कर देते हैं तो वेलोसिटी बढ़ जाता है। तो देखे ना यार, पाइप नहीं देखा किसी ने? अरे मुंह छोटा कर दे तो तेजी से नहीं निकलता है। अच्छा पक्का है ना, शुक्र है। तो जैसे मैंने कहा कि मान लो यहाँ पे ये, अब देखो ध्यान से सुनना,
ये एक गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया से यहां से एक पार्टिकल, हाँ, यहां से जो पार्टिकल है वो गुजरता है तो उसके पास रफ्तार v1 है, ठीक है। अब सिचुएशन ऐसा होता है कि सर यहां से, आप ऐसे सोचो ना कि पाइप से जो पीछे से पानी आ रहा है शायद उतना तेज नहीं आता है, और आगे मुंह के पास से जितना भी निकलता है लेकिन सब तेजी से ही निकलता है, ऐसा नहीं होता है क्या? तो उस गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया से जितने भी एक के पीछे एक लेयर बाय लेयर, या फिर एक मॉलिक्यूल के पीछे जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसके पीछे तीसरा मॉलिक्यूल है, उसकी रफ्तार पीछे जो भी रही हो, लेकिन उस गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया सब तेजी से नहीं निकल रहा होता है। अरे ऐसे निकलता है ना यार, समझ गए क्या? तो जैसे मैंने कहा कि इस पार्टिकल का रफ्तार इस A1 पे अगर V1 है, तो कोई अगर दूसरा पार्टिकल भी पीछे से इस A1 जगह पे पहुंचेगा तो उसकी रफ्तार क्या रहेगी? V1 ही रहेगी, समझ गए क्या? अब अगर A2 पे पहुंचा तो उसकी रफ्तार अगर V2 है, तो वही पार्टिकल कोई दूसरा भी अगर इस A2 वाले पोजीशन पे पहुंचेगा तो उसकी रफ्तार फिर से कितनी रहेगी? मतलब एक पर्टिकुलर रफ्तार एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिसाइडेड है, कोई भी वहां पहुंचेगा उसको उतना ही रफ्तार मिलेगा, समझ गए क्या? अब तुम बोलोगे जैसे मान लो मैंने कहा यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार है, ठीक है, इसके पास, और यहाँ पे हमने मुंह पतला कर दिया तो हो सकता है यहाँ पे मान लो मैंने कहा कि 100 मीटर पर सेकंड की रफ्तार है, तो इस पार्टिकल का ही रफ्तार अभी कितना है? 10, और इस पार्टिकल का कितना है? 100। तो क्या ये स्ट्रीमलाइन मोशन है? सर ऐसे नहीं डिसाइड कर रहे हैं हम, तब कह सकते हैं कि यहां से जितने भी निकले सबके पास कितना होना चाहिए? 100 ही होना, और इस वाले जगह से जितने भी निकले सबके पास कितना होना चाहिए? समझ गए क्या? तो दो बातें स्ट्रीमलाइन मोशन में इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट वन, कि जो आगे वाला पार्टिकल पाथ फॉलो करेगा उसका ठीक उसी राह पे दूसरा वाला चलेगा, मतलब जितने भी पीछे होंगे सब उसी राह में चलेंगे। पहला पॉइंट, गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया पे जो रफ्तार पहले पार्टिकल की होगी वहां से जो भी पार्टिकल गुजरेंगे सबके पास एक पर्टिकुलर वही स्पीड होगी, समझ गए क्या? अगर आपसे कहा कि इस जगह से एक पार्टिकल गुजरता है उसकी रफ्तार 10 है, और उसी जगह से दूसरा गुजरता है उसकी रफ्तार 20 है, तो क्या वो स्ट्रीमलाइन रहेगा? तो आंसर है नहीं रहेगा। अगर आपसे कहा कि इस एरिया से निकल रहा है तो रफ्तार 10 है, उससे निकल रहा है तो रफ्तार 5 है, तो स्ट्रीमलाइन हाँ हो सकता है सर, लेकिन जहां से आप 10 कह रहे हो वहां से जितने भी पार्टिकल आएंगे सबका 10 ही होना चाहिए, और यहाँ पे जब 5 कह रहे हो तो जितने भी भले पीछे जो मर्जी रहे नहीं फर्क पड़ता है, बट उस जगह पे कितना होना चाहिए? 5 ही होना चाहिए, तब उसको हम कहेंगे कि ये स्ट्रीमलाइन मोशन है, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट बातें, बाकी थ्योरी थोड़ा सा देख लेते हैं। Imaginary line or a curve along which fluid particles are moving, velocity is 10। अच्छा ये क्या लिख दिया है? एक सेकेंड ना, आधी नींद में लिखता हूं ना तो इसलिए थोड़ा सा अ, बातें नहीं बच्चों, इजी चैप्टर है, अब मेहनत वाला काम मैंने टॉपिक स्किप एक भी नहीं किए। आप जेई मेन से एडवांस का सिलेबस उठा के देख लेना, सारे टॉपिक कवर करे हैं, और आप लोग मुझे 12th में याद दिलाते रहोगे तो संडे को अपन इसको निपटाते रहेंगे। निपटाते हैं जैसे मैं पढ़ाऊंगा नहीं, इट्स जस्ट लाइक कि हमने कहा बच्चा इस वीक हम आने वाले वीक में संडे को इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, है ना? तो आप लोग एक बार थ्योरी देख लोगे तो एक संडे में आके इसका रिवाइज करा दूंगा, पढ़ा हुआ रहेगा तो टाइम तो नहीं लगेगा थ्योरी वाले पार्ट में, और फिर रिकॉल करके कर डालेंगे क्वेश्चंस, ठीक है? वो मेरी जिम्मेदारी मैं करा लूंगा। हाँ जी, किडनी ठीक है तुम्हारी? लग नहीं रहा है? चलो, प्ले कर दिया, ठीक है। इमेजिनरी लाइन और कर्व along which fluid particles are, इमेजिनरी है ना, जब नल से पानी गिर रहा हो तो तुम्हें लाइनें दिखाई दे रही होती है, एक मॉलिक्यूल के पीछे दूसरा मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा, ऐसा तो होता नहीं है, इमेजिनरी तो। दूसरा क्या बोलो है, लिखा है वेलोसिटी इज टैंजेंट टू अ स्ट्रीमलाइन। अब हमने क्या देखो, कई बार इसको टीचर्स कह देते कि स्टेडी या स्ट्रीमलाइन मोशन मतलब ऐसे स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है और हर एक पार्टिकल एक दूसरे का पाथ, ऐसा नहीं है, वो ऐसा भी हो सकता है, कुछ समझ गए क्या? बस कंडीशन क्या है, वो दो जो मैंने बताई वो इंपॉर्टेंट है, कि एक के पीछे एक, जैसा पहला चलेगा दूसरा भी वैसा, तीसरा भी वैसा, और एक पर्टिकुलर पोजीशन पे देखोगे तो सबके पास उतनी ही रफ्तार रहेगी, समझ गए? यहाँ पे देखेंगे तो उतनी ही रहेगी, चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे कहता है कि अच्छा, तो डायरेक्शन कैसे डिसाइड होता है इसमें? जैसे मैंने कहा मान लो बच्चा एक ये कोई स्ट्रीम, ऐसे मैं यहाँ बना देता हूँ, मैंने कहा मान लो ये कोई स्ट्रीम लाइन मोशन है, समझ गए? कर्व भी हो सकता है, ध्यान रखना, इट कैन बी स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है, ठीक है क्या? स्ट्रेट लाइन कर्व कुछ भी हो सकता है, बस कंडीशन क्या होनी चाहिए? हाँ, वो दो बातें इंपॉर्टेंट है, वहीं से डिसाइड करना है, ठीक है क्या? तो अब जैसे मुझे अगर डायरेक्शन देखना होता है स्ट्रीमलाइन मोशन का, तो जिस पॉइंट पे देखना है वहां पे क्या ड्रॉ कर देते हैं? टेंजेंट। ये बातें आपने पहले भी पढ़ी होंगी कहीं ना कहीं, नहीं पढ़े क्या? पढ़ा है ना?
डायरेक्शन ड्रॉ कर देता है। इसीलिए देखो थर्ड पॉइंट जो लिखा हुआ है, दिस वन इज फर्स्ट, दिस वन इज सेकंड, स्कूल में लिख पाओगे तीनों? आता है। तीसरा जो है, स्ट्रीमलाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वो घिसा पिटा कहानी 10वीं में भी याद किया होगा, व्हाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट ईच। 90 70 वाले बैठे हो ना, याद किए थे? व्हाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर, क्यों भाई? एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन it will give two direction of फलना field which is, लिख पाओगे? तो यहाँ क्या लिखोगे? इन अगर जहां इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे स्ट्रीमलाइन मोशन कितने डायरेक्शन मिल जाएंगे? दो डायरेक्शन मिल जाएंगे, क्योंकि पॉसिबल। मैं लिखूं क्या? नहीं ना। अरे यार, अगर एक स्ट्रीमलाइन मोशन ये, एक स्ट्रीमलाइन मोशन ये है, तो इस वाले कर्व से टेंजेंट बनाओगे बच्चा इस तरफ जाएगा, इसके लिए बनाओगे इस तरफ जाएगा, है ना? तो एक ही इंसान की दो मुंह कैसे हो सकते हैं? ठीक है ना यार? ये यहाँ पे देखो, ये सारी बातों के लिए हमारा एजम्पशन देखो जरा। देखो, जब तक विस्कोसिटी नहीं आएगा तब तक वही एजम्पशन चलते रहेगा जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं। अभी विस्कोसिटी नहीं पढ़ा है ना, कल विस्कोसिटी और सस्पेंड टेंशन पढ़ा के चैप्टर फिनिश हो जाएगा। एजम्पशन बच्चा, बात नहीं करो यार, फिर से रिपीट तो नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। इनकम्प्रेसिबल, विस्कस और इसको थोड़ा मैं, रोटेशनल मोशन नहीं होता है इसका, ई रोटेशनल। रोटेशनल क्या, गोल गोल घूमने वाला ना? रोटेशनल मोशन किसको बोलते हैं? हद हो गया। इतना आता है समझ में? ये गोल गोल घूमने वाला नहीं है, ठीक है? इसीलिए तो ये रोटेशनल लिखा है यार। सीधा जाएगा, कर्व जा सकता है, लेकिन समझ गया ना? गोल क्या पता, उतना डीप तो हम नहीं पढ़े यार, पता करके बताएंगे। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब तुम्हें एक राज की बात बताते हैं। डायनेमिक का कोई भी सवाल आएगा, कोई भी सवाल, जैसे तुम्हें दिखा ना कि पानी दौड़ रहा है, गिर रहा है, फलना ढेलना कुछ भी हो रहा है, कुछ समझ में आए चाहे ना आए, वहां पे दो ही इक्वेशन लगता है, इसके अलावा कुछ लगता ही नहीं, चाहे जो मर्जी न्यूमेरिकल, बड़े तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है? एक लगता है बर्नौलीज प्रिंसिपल और एक लगता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। यही दो से आपको, अब दो वेरिएबल होगा तो दो इक्वेशन बनाना है। अब दो इक्वेशन बनाना है तो एक बना देना है किससे? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से, और एक इक्वेशन बना देना बर्नौलीज से, ठीक है? समझिए क्या? जैसे ही डायनेमिक्स का डायनेमिक्स समझ में आ रहा, मोशन रे, हाँ। तो जैसे ही फ्लूइड डायनेमिक्स का क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आपके सामने गिरेगा, यही दो सवाल बनेंगे, ठीक है क्या? मतलब यही दो के बेसिस पे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पहला वाला था, दूसरे पार्ट में सर जब डायनेमिक्स वाला पोर्शन आएगा तो वहां पे मुझे दो चीजें पता होनी चाहिए, एक मुझे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और दूसरा बर्नौलीज प्रिंसिपल, अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। ओके, देखो जरा क्या है। अच्छा, उससे पहले ये आ गया है क्या? हाँ, वॉल्यूम फ्लो रेट कैसे डिफाइन कर रहे हैं? वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड फ्लोइंग इन अ ट्यूब पर यूनिट टाइम, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? वॉल्यूम फ्लो रेट। इसका मतलब समझ में आता है क्या? क्या ये भी नहीं समझ में आ रहा है? हाँ बोलो। अंग्रेजी में लिखा हुआ है, इसको थोड़ा मैथमेटिकल में बताओ तो अच्छा लगे। अधो, क्या लिखूं? ठीक है क्या? है ना? अब थोड़ा समझो। देखो, करे शुरू। ओ चेल्सी, देखो भैया, बहुत टुच्चा सा है, दिमाग नहीं लगाना है। ये आता है ना समझ में? इतना तो हमने फिजिक्स शायद पढ़ लिया है साल भर में, कि अगर कहीं लिखा है वॉल्यूम ऑफ फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब पर यूनिट टाइम, तो डिवाइडेड बाय टाइम, और वॉल्यूम बोला है तो वी बाई टी लिखे।
अच्छा आता है, शुक्र है। तो छोटा में क्या लिखेंगे, डीवी बाई, ये भी आता है ना। अब जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एक यूनिट टाइम में कितना वॉल्यूम एक गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया को पार कर रहा होगा, या फिर ऐसा आप ऐसे समझो, जैसे बच्चा मैंने कहा कि अगर इसमें मान लो फ्लूइड तो मतलब बह ही रहा होगा ऐसे करके, लाइक स्ट्रीमलाइन के लिए पढ़ रहे हैं, टर्बुलेंट के लिए नहीं पढ़ रहे, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, एकदम बढ़िया स्मूथली जा रहा है, ना कंप्रेस हो रहा है, इनकम्प्रेसिबल है, ना गोल गोल घूम रहा है, सीधा जा रहा है अपना बढ़िया, ठीक है। टेढ़ा होता ट्यूब तो टेढ़ा टेढ़ा ऐसे जा रहा होता, लेकिन इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो आप थोड़ा समझो, मान लो मैंने किसी t इज इक्वल टू 0 पे, थोड़ा देखना इसमें जो हाँ ऐसे ले लेते हैं, इसमें जो फ्लूइड बच्चा फ्लो कर रहा, मान लो उसकी वेलोसिटी है v, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, ले सकते हैं ना, v रफ्तार से पानी बह रहा है। अब मैंने कहा कि मान लो मैंने किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया को अभी ऐसे देखा, किसी t इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है क्या। अब इसके पीछे कुछ टाइम अगर बीतेगा तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को कुछ वॉल्यूम पार करेगा कुछ, अरे जो इधर वाले होंगे ऐसे क्रॉस नहीं करेंगे यार। तो मैंने कहा t इज इक्वल टू 0 से मैंने t इज इक्वल टू टी टाइम देखा, तो इधर वाला जितना इधर वाले जितने मतलब वो फ्लूइड थे या लिक्विड थे वो इस तरफ आए होंगे ऐसे करके, कुछ वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू टी टाइम में यही वाला पार्ट तो आया होगा, ठीक है, नहीं पक्का। t इज इक्वल टू 0 से किसी, या फिर dt टाइम में मान लो कि सर हाँ इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को इधर वाले किसी अमाउंट ऑफ फ्लूइड ने इस गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस किया होगा, ठीक है। कितने टाइम में देख रहे हैं, टी टाइम में देख रहे हैं, ये बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, मान लो बच्चा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको अगर ए दिया हुआ है, तो आप मुझे ये बताओ कि ये वाला लेंथ कितना होगा। मैं वॉल्यूम निकालना चाहता हूँ, ये वॉल्यूम निकालना चाहता हूँ, मतलब मैं ये देखना चाहता हूँ कि एक गिवन यूनिट टाइम में, गिवन यूनिट टाइम में कितना वॉल्यूम एक गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया को क्रॉस कर रहा है, ठीक है क्या। तो कितना क्रॉस, मैंने कहा कि मान लो t इज इक्वल टू 0 से चलो dt टाइम ही ले लेते हैं। तो आप मुझे जरा ये समझाओ कि कितना वॉल्यूम बच्चा, ये वाला वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग क्या, कितना हो जाएगा, ये लेंथ कितना होगा ये बताओ, वेलोसिटी कितना है v, और टाइम कितना ले रहा है ये dt, v dt यही हुआ ना लेंथ, ये लेंथ आया है। और वॉल्यूम के लिए अपन क्या करते हैं, हाँ इनटू, चलो। तो अगर मैं आपसे कहूं कि उस dt टाइम में कितना वॉल्यूम क्रॉस करेगा इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को, अरे जितना टी टाइम में आगे पहुंचा उतना ही ना इसको क्रॉस किया, ये आता है समझ में क्या, पक्का ना। इस गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया को कितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड या कितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड ने इस गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया को क्रॉस किया होगा, तो कितना किया होगा, जितना यहां से यहां तक में जितना पानी आगे बढ़ा होगा उस टी टाइम में वही ना इसको क्रॉस किया होगा यार, आता है समझ में। तो अगर मैं आपसे वॉल्यूम पूछूं जो उसको क्रॉस कर रहा है, तो तुम क्या बोलते हैं, मेरे ख्याल से कहते हैं सर v हो गया वेलोसिटी किसका, जो फ्लूइड उसमें से फ्लो कर रहा है, इनटू dt कर दिया, तो v इंटू dt करने से क्या आ गया बच्चों, लेंथ आ गया, और इसी को मल्टीप्लाई कर दे किससे, एरिया से, तो क्या वॉल्यूम आ जाएगा कि सर dt टाइम में कितना वॉल्यूम इस गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया को क्रॉस करेगा, आ जाएगा। तुम लेकिन मुझे क्या निकालना है, किस रेट से वॉल्यूम फ्लो कर रहा है, तो रेट कैसे निकालेंगे, तो सर रेट इज इक्वल टू आप लिखोगे डीवी बाई, कुछ समझ रहे हो क्या। और इसमें छोटा सा कोई वॉल्यूम पार किया होगा ना बच्चा, तो इसको डीवी लिख सकता हो ना, डी टाइम में छोटा सा वॉल्यूम डीवी पार किया होगा, तो डीवी का कितना आ रहा है जरा देखो, तो डीवी इज इक्वल टू वी डॉट डी टी इंटू ए बाई डी टी, कुछ समझ पा रहे हो क्या। ये वेलोसिटी वाले से कंफ्यूजन तो नहीं हो जाएगा, तो वेलोसिटी वाले को मैं ऐसे लिख देता हूँ, यू लिख दूं क्या, थोड़ा अच्छा रहेगा रफ्तार के लिए, यू, और इसको भी लिख दिया यू, ठीक है, वी वॉल्यूम के ले लेते हैं। तो यू डी टी इंटू ए बच्चा क्या बन जाएगा, कैपिटल वी बनेगा। तो ये जरा देखो तो dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ रहा है रिलेशन जरा देखो, एक मिनट, इक्वल टू dp बाई dt, dt इंटू v कहाँ से आ गया फिर से, हाँ एक सेकेंड बच्चा, u लेंथ इंटू एरिया करेंगे तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आएगा ना, तो यहाँ वॉल्यूम रहेगा ना, ठीक तो है, dt dt कुछ, एक सेकेंड फिर से कर देते हैं,
रुको रुको रुको। हाँ जी बोलिए। देखो देखो देखो, वॉल्यूम कितना होगा, तो रफ्तार है ना u, तो यहां लिख सकते हैं ना, u डॉट डी टी करने पे क्या आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा, इनटू एरिया कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये वॉल्यूम आया ना, और यहां हम क्या लिख रहे हैं, वॉल्यूम फ्लो रेट ना। तो वॉल्यूम फ्लो रेट मतलब क्या होगा, अरे ये यही तो है डीवी, छोटा सा वॉल्यूम, डीवी बाई dt, ठीक है क्या, यही कौन है बच्चा, वॉल्यूम फ्लो रेट। अरे रेट मतलब डिवाइडेड बाई dt कर दो। तो अब जरा देखो तो ये क्या आ जाएगा बच्चा, ध्यान से, u डॉट डी टी इंटू ए बाई डी टी, दिखाई दिया क्या, बढ़िया। तो ये dt से ये dt कैंसिल हो जाएगा, तो वॉल्यूम फ्लो रेट का हम फॉर्मूला डायरेक्टली याद कर ले क्या, वॉल्यूम फ्लो रेट इज इक्वल टू सिंपली u इंटू ए। समझ गए क्या, यही फॉर्मूला हमें याद रखना है। वेलोसिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, ठीक है क्या, कि पर यूनिट टाइम में कितना वॉल्यूम क्रॉस कर रहा होगा, ठीक है, दैट इज u इंटू ए। क्या डाउट हो गया क्या कुछ, ठीक है ना, u इंटू ए। अरे मतलब यहाँ का एरिया जो रहेगा यूज ऐसे ही यहाँ आ रहा, तो जो यहाँ पे रफ्तार होगी और जो यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया होगा सेम करता है। ओके, ये क्या है, अच्छा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आया, ठीक है। तो बताओ, वॉल्यूम वॉल्यूम हाँ इक्वेशन, अच्छा लिखा नहीं है क्या मैंने यहाँ, चलो लिख देते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, हमने ये कंसीडर करके रखा हुआ है कि हमने स्टार्टिंग में ये अजम्पशन बनाया कि जो फ्लूइड है वो कंप्रेसिबल नहीं है, पढ़ लिया है ना ऐसा। तो एक गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया में जितना वॉल्यूम घुसेगा, मतलब जितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड या फ्लूइड एंटर करेगा, क्या उतना ही बाहर निकलेगा, नहीं, ये उतना कब नहीं निकल पाएगा, अगर कंप्रेसिबल होता तो कंप्रेस हो जाता, लेकिन अगर कंप्रेस नहीं हो रहा है तो, अरे एक बार अगर ग्लास भर गया है, अब नीचे से और अगर पानी भरा जाए तो और भर जाएगा, अब जितना भरोगे भैया उतना बाहर निकलते जाएगा ना यार, समझ गए क्या। तो अच्छा बताओ, अभी क्या हमने जस्ट अभी ड्राइव किया क्या कि कितना वॉल्यूम इंटर कर रहा है पर यूनिट टाइम, कितना, हाँ। तो जैसे मान लो मैंने कहा यहाँ पे जो फ्लूइड इंटर कर रहा है बच्चा, अगर उसकी रफ्तार है u और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है, तो इंटर करने वाला जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, u इंटू ए लिख सकते हैं क्या, नहीं, पक्का। और अब बताओ, अब फ्लूइड जो है वो तो कंप्रेसिबल है नहीं, तो इतना तो तय है कि सर जितना भी इंटर करेगा उतना यहां से निकलना ही पड़ेगा। तभी तो ऐसा होता है जब मुंह छोटा करते तो तेजी से निकलने लग पड़ता है, पर निकलेगा उतना ही जितना इंटर किया है। अरे ऐसा करने से थोड़ी होता कि पीछे जनसंख्या बढ़ गया, अरे यार पाइप का मुंह पतला कर देने के अंदर पानी बढ़ जाता है, ऐसा तो नहीं होता है ना। पर ये अपना इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वाला प्रिंसिपल उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बताओ किस रेट से बाहर निकलेगा, मान लो यहाँ पे क्या वही रफ्तार रहेगी, ऑब्वियसली नहीं रहेगा, वहां पे u है, चलो 1 2 लेके चलते हैं ना, थोड़ा अच्छा लगेगा हमें, इसको v1 ले लेते हैं, तो v1 इंटू ए1, ठीक है क्या। यहां पे रफ्तार मान लो बच्चा कितना है v2, और इसका एरिया कितना है a2, और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, और हमने ये माना है कि फ्लूइड इनकंप्रेसिबल है, अगर कंप्रेसिबल होता तो ये चीज नहीं लिख सकते थे, फिर क्या बोलते सर एंटर किया है तो कंप्रेस हो गया होगा, बट अब पूरा अगर फुल है तो जितना इधर से एंटर करेगा, अरे एक एक मान लो हम कह रहे हैं कि 4 सांड इस टेबल पे बैठे हुए हैं और ऑलरेडी बड़ा कंप्रेस्ड है, तो पांचवा सांड जैसे ही बैठेगा भैया तो उधर से एक तो गिरेगा ना यार, और कंप्रेस हो सकते होते तो हट जाता, लेकिन हम कंडीशन ही क्या लेके चल रहे हैं, नहीं कंप्रेसिबल है, क्लियर है क्या। तो यहां से इंटर कितना कर रहा है, अरे कितना वॉल्यूम एंटर कर रहा है, v1 a1, निकल कितना रहा है, क्या ये दोनों सेम रहेंगे, तो दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, v1 a1 इज इक्वल टू v2 a2, क्लियर है क्या। और यहां से आपको समझ में भी आ रहा होगा, और दिस वन इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के लिख सकते हैं क्या। तो जरा देखो तो बच्चा, क्या ये जो वेलोसिटी आ रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ रहा है क्या, हद गधों पे कांस्टेंट है, तो के भाई ए नहीं लिख सकते हैं, तो अगर एरिया बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी क्या होएगा,
तभी तो उसका मुंह छोटा कर देते तो आगे पानी तेजी से जाता है। आ गया क्या कॉमन सेंस समझ में? आसान था मेरे ख्याल से। चलो, तो एक अस्त्र हमारे पास आ गया। डायनेमिक्स वाला जो भी सवाल आएगा सर, एक इक्वेशन यहीं से बनाओगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वहां का रफ्तार जहां से, ये ऐसा नहीं केवल इस एंड और इस एंड के लिए वैलिड है, कहीं भी 2 पॉइंट के लिए वैलिड, नहीं समझे? अरे अगर यहाँ पे और यहाँ पे देखे तो क्या बोलते हैं? अरे यहाँ का एरिया कुछ और होगा, लेट अस टेक यहाँ का एरिया A3 होगा तो वेलोसिटी, यहाँ का एरिया A4 तो वेलोसिटी, फिर से दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इक्वेशन, कंटिन्यूटी लगा सकते। अरे जितना इधर से निकलेगा अगले क्रॉस सेक्शन से उतना पार तो होना ही पड़ेगा ना। ठीक है, क्या कंप्रेसिबल ना हो तो नहीं होगा, खत्म, इक्वेशन कंटिन्यूटी आप लगा ही नहीं सकते। ठीक है, आ गया एकदम लॉजिकली समझ में। ठीक है, क्या ये सवाल हम ऐसे ही कर सकते टाइम पास टाइप से? जल्दी बोलो, अब ये भी ना हो पाए तो पढ़ाई ही छोड़ दो तुम लोग। अरे जितना इंटर कर रहा है इधर से वो कहां से निकलेगा सर? यहां से निकलेगा और यहां से निकलेगा यार, कैसी बात करो, यही दोनों ही होगा ना। तो यहां से इंटर कितना करेगा? कुछ दिया है क्या एरिया वगैरह? अच्छा सबका यही है, तो कर दो ना, ए इंटू रफ्तार कितना है? अरे 3 यार कैसे देखो मेरे को तुम लोग से ज्यादा सुस्ती है समझ रहे हो, तो मैं बहुत आराम से पढ़ाऊंगा। इसके बाद बस आगे लिखूंगा सरफेस टेंशन और कहूंगा कि देखो पानी पे मच्छर बैठ सकते, हो गया सरफेस टेंशन खत्म। समझ गए? बहुत आसानी से खत्म हो सकता है। अरे यही होगा ना यार, जो इंटर किया किसके बराबर होगा? तो बाहर तो दो जगह यार, इधर से गया इधर से निकला, तो बोलो क्या लिखूं? यहाँ का एरिया कितना है? ए इंटू, अरे ये क्या निकल रहा है? अरे वॉल्यूम है रे, घुसा ये तो यही दोनों तो निकलेगा। और यहाँ क्या लिख दे? ए इंटू, ये भी नहीं होगा। पूछा है क्या यहाँ से? क्या पूछा है? अच्छा यहाँ का नहीं दिया है, तो लिख दो ना एरिया। अच्छा यहाँ पे वेलोसिटी लिखना पड़ेगा, v, और यहाँ क्या कर दो 1.5 है। कर लोगे ना ये सब? अच्छा, देखो टाइम पास पर, अब इस कलाकारी पे हंसना नहीं ना, बहुत शौक से बनाया है हमने। ये पानी मतलब ये शटर हटा दे रहे हैं ना, ये पानी इधर से आ रहा है। मेरे ख्याल से आराम से बच्चे कर ले जाएंगे, क्यों नहीं कर पाओगे? क्या पूछा है देखो तो, फाइंड द, और क्या पूछा है? प्रोजेक्टाइल का सवाल है मेरे ख्याल से। अरे पानी यहां से गिरेगा ना, देखो ये पोजीशन से, तो क्या क्या हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना आता है? यार हाइट दे रखा है ना यार, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना और क्या निकालना है? तो सारी अब कहानी कहां पे अटक गई? यहाँ का क्या चाहिए मुझे? रफ्तार चाहिए ना यार। तो यहाँ का कितना है और एरिया कितना है? ये देखना रे ध्यान से, सेंटीमीटर स्क्वायर है। भावनाओं में कृपया ना बहें। पर मैं चेंज यहाँ पे नहीं करूंगा, क्योंकि इधर भी सेंटीमीटर वाले से कट जाएगा, थोड़ा कॉमन सेंस भी होता है जो कि तुम्हारे पास है नहीं। अरे A1 V1 करोगे ना यार, और यहाँ का एरिया कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। अब मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है यहाँ भी एरिया कितना दिया था, 10 सेंटीमीटर। अरे तो कैंसिल हो जाएगा ना सेंटर, तो टेंशन ही दोनों तरफ है तो कैंसिल हो जाएगा यार। इंटू वी लिख दूं क्या? तो यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगा। और एक बार मुझे अब वो सवाल बन गया, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ टावर अगर वी रफ्तार है तो। अब वो भी नहीं आता है तो प्रोजेक्टाइल जाके आप एक बार पढ़ सकते हैं ना, कि गिवन हाइट से इतना रफ्तार से फेंकेंगे तो कितना दूर जाएगा रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। ये भी पूछ देता बताओ कितने एंगल पे गिर रहा होगा, तो प्रोजेक्टाइल हो गया क्या? तो कुल मिला के यहाँ से क्या सिखा रहा है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। समझ रहे हो? जो उधर हमने पढ़ा था ना, वो भी जो मैंने जिस पे सवाल नहीं करा, अच्छे सवाल बनते हैं। तो वहां पे भी क्या, अब हमें तो ये पता होना चाहिए कि सर फिजिक्स का मतलब है कि जहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा वहां एसएचएम होता है, बात खत्म। अब बाकी क्या करना है सर? फोर्स का इक्वेशन लिखना है, कहाँ है? तभी तो देखेंगे प्रोपोर्शनल टू एक्स आ रहा है, कुछ समझ रहे हो? यही सब चलता है। पानी में नहीं करता है, इसे नाचता नहीं है बोतल, देखे हो क्या कभी? कुछ नहीं देखा तुम, नाव को देखो नाचते हुए, ये भी नहीं देखा? अच्छा। अब स्नैपचैट वालों के पास कहाँ समय हो नेचुरल चीजें देखने के लिए ना, दिक्कत तो वही है। चलो, दूसरा अस्त्र है बच्चों, बर्नौली। अब कहने को तो कहोगे नया चीज पढ़ रहे हैं, लेकिन हम नया नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसका डेरिवेशन स्कूल में आता है मेरे ख्याल से, अभी फाइनल में भी आएगा, है ना? तो लो भैया 5 नंबर, और इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल, डेरिवेशन 3 नंबर और 2 नंबर का एक न्यूमेरिकल रहेगा। और टीचर का थोड़ा सा मस्ती करने का मन कर गया तो बर्नौलिस के साथ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को मिक्स कर देगा। तो तुम तो पहली समझ जाना, अच्छा जहां दिखा बहता हुआ तो वहां बनेगा 2 ही इक्वेशन, और कोई तरीका ही नहीं है सॉल्व करने का।
इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और एक बर्नौलीज, ठीक है। डेरिवेशन करें, छोड़ो बे। चलो कर देते हैं, क्या ही दिक्कत। देखो ऐसी है टुच्चा सही, तुम्हें आता है पहले से। एक हाइट H1, एक हाइट, बरोबर है क्या? अब यार इसमें से ठीक है, मान लो कि यार ये पूरा देख रहा है ना, पानी भरा हुआ है, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास, ठीक है। अच्छा जितना पानी यहां से एंटर करेगा उतना ही उधर से निकलेगा, और क्या होगा? या फिर जितना इधर से एंटर करेगा उतना इधर से, ये बात समझ में आता है ना? कहाँ है? अभी तो पढ़ा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में, जो फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल है, इनकम्प्रेस जितना एंटर करेगा उतना बाहर निकलेगा, ठीक है। तो इसको अपन थोड़ा समझने के लिए कुछ काम कर लेते हैं। क्या? बोलो बोलो। हर लिक्विड फ्लूइड है, लेकिन हर फ्लूइड लिक्विड नहीं है। अरे पहले दिन नहीं बोला गैस भी फ्लूइड हो सकता है तब तक जब तक इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है क्या? यहाँ पे उसको भी दौड़ा सकते हैं, पर जब इनकम्प्रेसिबल है तो गैस की पूरी प्रॉपर्टी वो शो कहाँ करेगा? तुम लोग को नहीं समझ में आएगा, थोड़ा केमिस्ट्री पढ़ो। रमेश जी, थोड़ा पाए चानी दे दो यार। चाय नहीं है? पी, पानी ही पिला दो। मेरी आखिरी। चलो बच्चों बोलो। करते हैं सॉल्व, आ जाओ। बहुत सिंपल है। WET हमने पढ़ा था। WET में खास बात क्या होती थी? वहां कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव नहीं चलता था। वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन, इतना हमने पढ़ रखा, बढ़िया क्या। अब मैं आपसे कह रहा हूं, आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि मान लो बच्चा मैंने एक कॉलम इसमें ये ले लिया और एक कॉलम ये ले लिया, ठीक है क्या? ऐसा क्या यहाँ पे अभी पानी पूरा मान लो ऐसे करके भरा हुआ है? अरे मान सकते हैं ना, भरा हुआ तो है ही, वैसे तो पीछे भी है और इसके आगे भी है, लेकिन हम ऐसे ही कंसिडर कर रहे हैं। मैंने कहा कि मान लो बच्चा ये वाला एरिया ले लेते हैं A1, ले सकते हैं ना, और यहां का एरिया ले लिया मान लो ये वाले पार्ट का A2। क्लियर है? मैंने कहा कि यार अच्छा एक बात बताओ, यहां पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो मेरे फोर्स लगाने की वजह से क्या ये पानी ऐसे खिसकेगा? नहीं खिसकेगा? खिसकेगा ना? तो जितना वॉल्यूम यहां से खिसकेगा, क्या वही वाला वॉल्यूम यहां पे बढ़ेगा? कैसी बात कर रहे हो, ऐसे खिसका तो जो वॉल्यूम तुम यहां देख रहे हो, क्या यही वाला वॉल्यूम यहां पे एक्स्ट्रा जाएगा? पक्का क्या? लेकिन यहां पे क्या होगा, थोड़ा ध्यान से देखना। अब देखना, ये इसको मैं कह देता हूं, पहला किसको लिया था? इसको लिया था ना। अलग अलग कलर ले लेते हैं, एक ये फर्स्ट वाला था, ठीक है क्या? ऐसा, और ये रहा फर्स्ट वाला, ये वाला, ठीक है। हमने यहां से लगाया बच्चा मान लो फोर्स, लगाएंगे ना यार फोर्स, तो हमने यहां से लगाया फोर्स, तो हमारे फोर्स लगाने की वजह से इसकी नई पोजीशन ये येलो वाली आ गई, ठीक। आप ऐसे समझो, ये ऐसा था, ऐसे, ऐसे था, और ऐसे खिसका ना बच्चा, तो जो तुम बोल रहे हो सर ये पानी यहां से आ गया, एक्चुअल में क्या हुआ है, ये पानी और ऊपर चला गया, कुछ समझे कैसे करके? क्लियर है? अब बताओ, तो यहाँ पे बच्चा जो वर्क हो रहा है वो कहाँ कहाँ से हो रहा है? एक तो प्रेशर वाला वर्क है, और दूसरा कौन सा है? ग्रेविटी वाला, यही दो वर्क है ना, और तो दिख नहीं रहा ना कोई। फ्रिक्शन विक्शन तो बोले नहीं है, नॉन विस्कस अपन पहले ही कंसीडर कर चुके हैं, तो विस्कस फोर्स वगैरह की तो बात ही नहीं होगी। एक सर जो आपने बाहर से लगाया फोर्स, अब मैंने लगा मोटर चला रखा होगा, हमारी मर्जी, एक्सटर्नल क्या ना यार, फोर्स हुआ, समझ गए क्या? तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि आप बेटा WET लगा दो ना, मेहनत ही नहीं करना है। तो तुमने कहा कि सर एक तो वर्क डन कर रहा है आपका प्रेशर फोर्स कह देते हैं, ठीक है, और एक वर्क डन किसका हो रहा है? ग्रेविटी वाले का। और यही सर WET क्या बोलता है? सारे टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक, ये बात हम सर पहले से पढ़ रखे हैं। तो मान लो यहाँ पे बच्चा वेलोसिटी थी v1, और यहाँ पे मान लो जो पानी की वेलोसिटी वो कितनी है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बोलो? हाफ
अच्छा, जो मास ऐसे ऊपर चढ़ा होगा, मास तो दोनों जगह का अलग होगा। क्या बात कर रहे हो, सेम होगा? नहीं नहीं नहीं। अरे शुक्र है। चलो इतनी अकल है मतलब नहीं। तो जरा मुझे बताना, यहां वाला मान लो ये डिस्प्लेस हुआ x1 और ये वाला डिस्प्लेस हुआ x2, होगा क्या? अरे यार दोनों बराबर नहीं है, मोटा था वो पतला था। अच्छा इसको ज्यादा बनाना चाहिए था, थोड़ा पीछे कर देगा अच्छा लगेगा। लो, थोड़ा इधर कर देता है। ठीक है क्या? इसको ले लिया हम लोगों ने x2। क्या फुसफुसा रही है रे तुम लोग दोनों? बताओ, हम भी थोड़ा हंस ले, थोड़ा खून हमारा भी बढ़ जाए। हाँ जी। ठीक है क्या? तो यहां वाला वॉल्यूम बच्चा क्या हो जाएगा? A2 इंटू x2, यही होगा ना वॉल्यूम। और यहां वाला भी वॉल्यूम क्या यहां वाला वॉल्यूम क्या होगा? A1 इंटू एक्स, दोनों सेम ही होगा, वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा। ठीक है क्या? और मास के लिए क्या लिख देंगे बच्चा, बोलो? A1 x1 इंटू रो, डेंसिटी चेंज होगा। और यहां क्या लिख देंगे बोलो मास के लिए? A2 x2 इंटू रो। बढ़िया था, मेरे ख्याल से टफ नहीं था। चलो अब चेपते हैं। चलो बोलो जल्दी जल्दी अब। वर्क डन बाई प्रेशर फोर्स, क्या लिखूं जरा बताओ? प्रेशर इंटू एरिया, और क्या लिखोगे? फोर्स? यार खत्म हो गया सब तुम लोग। फोर्स, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, ये भी नहीं पढ़े हो? पढ़े है ना? तो यहां का प्रेशर को मान लो ये 0.1 था, तो यहां वाले प्रेशर को मान लो मैंने कह दिया P1, कह सकते हो ऐसा? तो प्रेशर, प्रेशर एरिया कितना है जरा बताना? A1, ये क्या निकला? अरे फोर्स हुआ यार। तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहाँ पे? तो यहां क्या लिख दूं? नहीं लिख सकते? प्लस में लिखो माइनस में लिखो? प्लस में क्यों? अरे ऊपर ही गया ना, यही तो माना ना हमने। अरे ऐसे शिफ्ट हो तो यार प्लस ही लेंगे ना। चलो। और दूसरा कहाँ, यहाँ पे भी तो लग रहा होगा। अरे इधर वाला तो इस तरफ लग रहा था बच्चा, ये शिफ्ट इधर हो। तो यहाँ का क्या लिखो बोलो? माइनस P2 A2 x2 लिख सकते हैं? ये नहीं समझ में आया? अरे इधर से ये वाला इधर से। और कौन सा बच गया? ग्रेविटी का बोलो। अरे कितना ऊपर चला गया ये H2 माइनस, अरे ये कितना था यार H1। तो यही वाला पानी बेटा यहाँ पहुंचा हुआ है ना, जो तुम्हें ये दिखाई दे रहा है, कुछ समझे क्या? अरे यही ऐसे शिफ्ट हुआ तो ओवरऑल यही वाला मास एक्स्ट्रा ऊपर गया है ना, तुम्हें ये बात नहीं। अगर तुम कह रहे हो कि सर ये वाला पानी इतना खिसका, अब ऊपर बढ़ा कितना, तो यही पोटेंशियल चेंज हुआ होगा ना। समझ गए क्या? तो इसका क्या लिख दूं बोलो, जरा ध्यान से बोलना। प्लस की माइनस करेंगे तो mgh ही। क्या लिखेंगे, प्लस या माइनस? माइनस ना, क्यों? हाँ, ऊपर ऊपर ग्रेविटी, नीचे, तो क्या लिख दूं बोलो? माइनस m की जगह बोलो रो इंटू वॉल्यूम, क्या लिखो? A1 x1 लिखो कि A2 x2 लिखो? कुछ भी लिख सकते हैं यार, क्या ही फर्क पड़ा है? अरे खत्म आदमी सब, यही है ना वॉल्यूम, सेम ही है। तो यहाँ क्या लिख दूं? A1 लिख सकते हैं क्या? ये क्या हो गया? उसके बाद क्या आता है? उसके बाद क्या आता है? H2 माइनस, आया क्या समझ में? रटना है क्या इसमें कुछ भी? इज इक्वल टू क्या लिख दूं? हाफ, हाफ m की जगह क्या लिख दूं? रो A1 लिख सकते हैं क्या? इंटू वीट, अरे बाद वाला यार, शुरू और बाद, माइनस हाफ रो A2 x2 यू स्क्वायर। बहुत टफ है डेरिवेशन, नहीं कर पाओगे स्कूल में? कर लोगे ना अब? और क्या A1 x1, अब इधर देखो, ये सब तुम लोग ये सब मत करवाया करो यार। A1 x1 इज इक्वल टू A2 x2 है क्या? यहां ध्यान से देखो आंख खोल के, A1 x1 A2 x2 A1 x1 A1 x1 A2 x2 सब कॉमन निकल के निपट जाएंगे। तो क्या आ जाएगा देखो तो जरा? P1 माइनस P2 माइनस रो GH2 प्लस रो
जी, आगे बोलो बे, H1। अरे ब्रैकेट था यार, खोल, पता नहीं सब कहाँ है। हाँ आगे बोलो। हाफ रो वी स्क्वायर, दिखा क्या, माइनस हाफ रो यू, ठीक है, नहीं ठीक है। तो थोड़ा इसको ना पैटर्न में बोलने के लिए एक काम कर लेते हैं। ये क्या यू लिया था क्या इसको, और मैं यूवी वी यूवी खेल रहा हूँ तब से, तो ठीक है ना, तो कर लो ना, क्या ही जा रहा है। यहाँ क्या लिख दूं, V2, और यहाँ क्या लिख दूं, ठीक, ठीक है ना यार। अब जरा वन वालों को एक तरफ करके देखो तो क्या शक्ल दिखाई दे रहा है, P1 प्लस, देखो वन वन वाला प्लस रो GH1, दिखा क्या, और देखो वन वाला इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, दिखा क्या। अब उधर देखो, ये देखो माइनस दिख रहा है क्या, हाफ, अच्छा ये P2 था ना, चलो तो यहां लिख दो P2। अरे गधो, माइनस तो उधर है, प्लस होगा ना, उसको उधर ले जाओ, प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, दिखा क्या एनर्जी, कुछ समझे क्या। तो अब जब लगाना देखो, ये देखो तो, मतलब इस पॉइंट पे जब लगा रहे बर्नौलीज, तो भी कितना क्या आंसर, इस जगह का प्रेशर प्लस इस जगह का पोटेंशियल एनर्जी, अरे H1 हाइट पे है ना यार, प्लस इस जगह का काइनेटिक एनर्जी, समझ गए क्या। तो एक गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया पे देख रहे होंगे तो हर जगह वैल्यू कांस्टेंट ही आएगी, कुछ समझ। अबे देखा ना, जो आंसर यहाँ का आया वो यहाँ का आया, तो अगर हम इस जगह का देखते और इस जगह का देखते तो यहाँ पे बर्नौलिस लगाते, ये एक्सप्रेशन आता, यहाँ पे भी लगाते तो जो भी आता, लेकिन दोनों आपस में बराबर रहते, समझ गए क्या। तो दो इक्वेशन पे ही सारा कहानी चलेगा। स्कूल में कर लोगे ड्राइव, ये यही आएगा। ठीक है बाबा, तो आसान सही है। अब तुम कहोगे सर नया चीज पढ़े, अब कहो WT पढ़े हो तो बच्चा क्यों मेहनत लगाएगा। WT पढ़ा हुआ तो नॉर्मली लगाया ना, दो फोर्स करके इक्वेट कर दिया, खत्म। अब देखो याद रखने के लिए ए, हाँ जी, बर्नौलिस के हिसाब से क्या है इक्वेशन बोलो, P प्लस, हाँ, अरे ऐसे ही बोलो ना, फिर क्या आया था, रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वायर, ये हमेशा क्या रहेगा, किसी भी दो पॉइंट पे देखोगे, नहीं समझे, स्ट्रीमलाइन मोशन के किसी भी दो पॉइंट पे देखोगे तो हमेशा ये कांस्टेंट ही आएगा। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है, एक्चुअल में क्या है जरा देखो, ये किसकी शक्ल है, अरे दिख रहा है क्या, इसी को बोल रहे हो ना। तो ये एक्चुअल में लिखा हुआ बच्चा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है क्या, डिवाइडेड बाई v करो तो m बाई v क्या बन जाता है, कुछ समझे क्या। मतलब हमने क्या निकाला है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकाल रखा है, नहीं समझे, उसके अंदर कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है उस जगह पे, उसके पर यूनिट वॉल्यूम में कितना प्रेशर एनर्जी स्टोर है उसके पर यूनिट। फीलिंग आ रही है क्या, पानी अगर ऐसे बह रहा है तो हाइट पे तो पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगा, और मोटर भाई साहब अपना एफर्ट लगा के उसको चढ़ा रहे ना यार ऊपर, तो वो भी तो अपना फोर्स लगा रहा होगा यार, तो उसका भी तो प्रेशर एनर्जी स्टोर रहेगा, और चल रहा है तो पर यूनिट वॉल्यूम में कुछ काइनेटिक एनर्जी स्टोर, लेकिन जब हाँ कहीं पे एक ज्यादा हो सकता है, एक कम हो सकता है, लेकिन जैसे हम कंजर्व, वैसे जो हम हाइट वाली चीजों को ड्रॉप करते हैं तो नहीं कहते कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है, नीचे जाता है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी, पर टोटल एनर्जी यहाँ पे देखोगे, टोटल एनर्जी यहाँ पे देखो, दोनों हमेशा क्या आते हैं। तो तुम्हें समझ में आ रहा है क्या कहानी बन गया, कि सर अगर पानी बह रहा है तो किसी एक पॉइंट पे आप तीन एनर्जी को चेक कर रहे हो, और रीजन तीन ही हो सकते हैं, अरे किसी हाइट पे होगा तो पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर होगा, और चल रहा होगा तो सर काइनेटिक एनर्जी होगा, और चल क्यों रहा, अपने से तो नहीं चल रहा होगा ना, पक्का पीछे कुछ मोटर लगा हुआ होगा, या तुम बैठ के छाप छाप कर रहे होगे, तो तुमने एफर्ट लगाया ना भाई, तो तुम्हारा एनर्जी चांद पे थोड़ी जा रहा है, उसी पानी के पर यूनिट वॉल्यूम में क्या हो रहा है, स्टोर होके रह रहा है। लॉजिक समझ में आ गया क्या। तो वो चीज हम किसी भी पॉइंट पे देखेंगे स्ट्रीमलाइन मोशन में हमेशा क्या आएगा, सेम ही आएगा। समझ गए क्या। हाँ, तो ये दिखा उसी तरह से देखो,
काइनेटिक एनर्जी बेटा पर यूनिट वॉल्यूम बोलो तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखते तुम लोग? हाफ एम वी स्क्वायर। ये भी नहीं आता समझ में। और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कर दिया जाए तो अरे मास बाय वॉल्यूम क्या बन जाएगा? हाफ रो। तो अब देखो हमें ना ऐसे नहीं याद रहता होता, मतलब लाइक कि बर्नौलिस अभी मान लो 2 महीने बाद याद नहीं आ रहा है, तो तुम ऐसे इमेजिन कर, अच्छा पानी चल रहा है, मोटर चल रहा होगा, तो प्रेशर एनर्जी स्टोर हो गया होगा, अच्छा चल रहा है काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो रखा होगा, अच्छा चल रहा है किसी हाइट वाइट पे होगा तो पोटेंशियल एनर्जी होगा। सर तीनों को जोड़ोगे किसी भी जगह पे देखेंगे, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं? स्ट्रीमलाइन मोशन। स्ट्रीमलाइन मोशन में किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया पे देखते हो तो हर एक पार्टिकल के पास वही रफ्तार रहेगा उस जगह पे, ऐसा पढ़ चुके हैं। तो यही तीन एनर्जी लेके वो चल रहा होता है, तो किसी पॉइंट पे देखेंगे तो हमेशा सेम ही आने वाला है। समझ गए लॉजिक? तो ऐसे ही अब खुला सांड जैसा लगाते रहेंगे। क्यों रे गधो? तो प्रेशर उसी तरह प्रेशर वाला अगर देख रहे होते तो P इंटू ए इंटू, ये भी नहीं आया होगा कहीं होगा तो समझ में, यही तो किया था। और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कर दिया जाए तो बेटा ये फोर्स है का है? अरे प्रेशर इंटू फोर्स है, और इंटू एक्स करोगे तभी तो वर्क किसका वाला आया? अरे प्रेशर एनर्जी जिसको बोल रहे हैं भाई, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करा इसीलिए तो पी दिखाई दिया केवल। समझ गए? नहीं समझ गए? शुक्र है। तो ये क्या हो गया भैया? प्रेशर एनर्जी, बोलो गधो, पर यूनिट वॉल्यूम। अब कई बच्चे ना ऐसे करके याद करके जाते होते, पहले पी था फिर हमको भैया काइनेटिक एनर्जी लिखना है, पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, प्रेशर एनर्जी लिखना है। समझ गए? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर, लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम आएगा किस में? फ्लूइड के केस में। खत्म। तो 2 महीने बाद भी कोई जगह आके रात को पूछे तो कहते हैं अच्छा चल रहा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, मोटर चल रहा होगा, अपने आप तो जाएगा नहीं। होगा ना यार, है ना? इसको क्या लिख दूं बोलो? पोटेंशियल एनर्जी। इसको क्या लिख दूं? क्या तुम्हें याद हो गया? पक्का ना? चल यार अब ये सब देखो क्या पूछ दिया। फाइंड द स्पीड ऑफ अ एट ए वेलोसिटी पूछ दिया ना, और क्या पूछा है? प्रेशर एट अ पॉइंट। कितना चीज पूछ दिया? तो क्या करेंगे? सर दो ही इक्वेशन बनेगा। नहीं तुम्हें समझ में आया? भाई दो चीज पूछे है ना, तो दो इक्वेशन हमें आता है बनाने। एक क्या आता है? A1V1 इज इक्वल टू, और एक क्या आता है? यहाँ का प्रेशर। ये खत्म। तो यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर, फिर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ इन दो, ये देखो सेम लेवल पे, तो दोनों जगह पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा? तो कट जाएंगे ना दोनों तरफ से। अरे P1 और इक्वल टू का इधर P2 होता तो P1 P2 खत्म। वेलोसिटी यहाँ A1, हाँ बेटा सेम हाइट पे है ना रे, तो कॉमन सेंस लगा लो बे, सेम जगह तो पोटेंशियल सेम ही रहे। अच्छा उसका डाउट था, तुम्हारे थ्रू पूछवा रही थी। जुबान कहाँ गई रे तुम्हारी? ये आ गया, आसान था मेरे ख्याल से। चलो लास्ट, टॉर्सिली थ्योरम। आपके ना इसमें ना बड़े मतलब बड़े मस्त मस्त सवाल बनते होते हैं इस पे, ठीक है? मतलब अच्छा पार्ट रहता है। पहले मैंने सोचा उड़ा दूं, फिर फिर अंदर आत्मा ने हमसे कहा यार टॉपिक मत छोड़ो, है ना? अब कल को आगे बोल दो टॉपिक नहीं पढ़ा है, अभी तो कोई बोल नहीं सकता है ना। चलो क्वेश्चन कम लगे हैं, लेकिन टॉप किसमें, टॉपिक कौन सा छोड़े हैं? हाँ क्वेश्चन छूट रहे हैं, क्वेश्चन और बन सकते हैं, अच्छे अच्छे बन सकते हैं। मजबूरी है बच्चा, मैं करा दूंगा 12th पे, वरना यही नहीं उड़ा देता। तुम्हें भेज देता हूँ। हाँ जी, इसमें ना एक सवाल बनता है बच्चों, स्पीड ऑफ, मुझे स्पेलिंग नहीं आती ना इसकी, एफ्लक्स, एफ्लक्स इफ्लक्स कुछ बोलते हैं ना, स्पेलिंग चेक कर लेना। मुझे ई याद है ना, और लास्ट में एक्स आता है। स्पीड ऑफ इफ्लक्स ऐसे करके, ये तो बड़ा फेमस वाला है ये है। अरे वो मटकी में पत्थर फेंक के मारे ऐसे पानी गिरता होता है ना। अच्छा तुम लोग कहाँ उस जमाने की मूवीज देखोगे ना? अच्छा देखियो क्या, जैसे मूवी भी अपग्रेड होते रहता है ना। पहले अगर छेड़ने वाला सीन होता तो क्या बोलते थे यार, कृष्ण जी वाला भी दिखाता तो कृष्ण जी पत्थर फोक रहे हैं, मटकी से ऐसे गिर रहा है। बाद में बाइक वाला आने लग पड़ा, अब मीम से बेइज्जतियां होती हैं, है ना? तो मतलब अलग अलग ट्रेंड चलता रहता है। ठीक है, इधर आ जाओ।
वही निकालना है ना। अरे जैसे पानी वानी ऐसे बॉटल में भरा वहां पे ऐसे छेद कर देते तो पानी नहीं निकलता होता है क्या? तो पानी किस रफ्तार से निकलेगा वही निकालना है। अब जिस रफ्तार से निकलेगा तो उसका टाइम ऑफ लाइट हो ही सकता है, खत्म आदमी, रेंज हो ही सकता है, किसी एंगल पे गिर ही सकता है। तो प्रोजेक्टाइल तो कहीं भी मुंह उठा के आ सकता है जहां पे चीजें गिर रही हैं, समझ गए क्या? ऐसे सवाल बनाए जा सकते हैं। तो अब देखो, ये सवाल किसका है? बोलो सवाल किसका है? क्या फ्लूइड रुका हुआ है कि चलने वाला है इस बारी? बढ़िया, स्ट्रीमलाइन मोशन ही पड़ा है अभी तक। तो फिर से क्या करने वाले अपन? पक्का क्या? तो कहाँ कहाँ पे सीन चले? एक तो यहां से पानी कम होगा और यहां से निकल रहा होगा, तो एक पॉइंट क्या हो जाएगा ये, और एक पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, ये कुछ समझ गए क्या कहानी? फिर अब यहां के लिए A1 V1 = और फिर यहां के लिए वो बर्नौलीज वाला, अरे जो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यहां पे होगा वही टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सीन समझ गए क्या? तो यहां से जो पानी ऐसे करके निकलेगा ना, इसी की रफ्तार अपन को कैलकुलेट करनी है। ठीक है क्या? क्या लगता है कर पाएंगे हम लोग? नहीं? चलो साथ में मिलके करते हैं, चलो बताओ। ये देखो पानी चल रहा है तो फिर कुछ नया टॉपिक आता ही नहीं है, एक ही चीज है। अरे 2 पॉइंट दिया हुआ होगा, 2 पॉइंट पे आपको क्या लगाना है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और फिर 2 पॉइंट पे क्या लगाना है? बर्नौलीज प्रिंसिपल या बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है क्या? तो बच्चा मान लो, अरे एरिया होगा ना यार अब कुछ। मान लो इसका एरिया है A2, मान ले गया। और यहां से जो पानी, अरे अब छेद की तो पानी नीचे आ रहा होगा ना यार। तो मान लो बच्चा यहाँ पे जो पानी है उसका रफ्तार है U, ले सकते अपने मन से, क्या ही फर्क पड़ रहा है। और ये वाला जो ओपनिंग हमने बनाया है ये बहुत छोटा सा बनावट है ना, ठीक है। तो इसका जो एरिया ले रखा बच्चा, मान लो इसको ले लेते हैं A1। अरे एरिया ले लिया, ये ले लिया। तो एक इक्वेशन कहां से चेपोगे? जल्दी बोलो भाई। हाँ, इक्वेशन ऑफ, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से, ठीक है क्या? तो एक इक्वेशन बना लेंगे हम लोग, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से। चलो फटाक से बोलो क्या चेपा जाए? A1, देखो मरल मरल टाइम तुम्ही को लगेगा, हमको नहीं लग रहा है। हाँ, A2 × U, ये भी नहीं आता है अभी तो पढ़ा यार, एरिया इंटू वेलोसिटी। दूसरा बोलो A1 × V। इंटरेस्ट किसमें है? निकाला जाए। कई बार यू भी पूछ देता है, क्या ही फर्क पड़ा, यू चेप देना पकड़ के। दूसरा क्या करना है बोलो? दूसरा बर्नौल नहीं लगाना है, बर्नौलिस थ्योरम लगाना है। स्पेलिंग नहीं याद आ रहा है इसलिए बर लिख देता हूं मैं। ठीक है क्या? बर्नौलिस थ्योरम। ठीक। चलो बोलो, यहां पे कौन होगा? नहीं होगा, होगा ही नहीं है। अच्छा होगा, शुक्र है। क्या लिख दे यहाँ? पी एटमॉस्फेरिक, लिख सकते हैं। अच्छा ठीक है, और बोलो। हाँ, यहाँ यहाँ ये मान लो इसको मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे पोटेंशियल 0, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा? यहाँ 0 मानेंगे तो यहाँ क्या मानेंगे? ρgh। ठीक है बोलो। होता है क्या? मुझे याद नहीं इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। क्या लिखो? ρgh। और बोलो। हाँ, हाफ रो, हाँ, V²। अच्छा U² = अरे पानी जैसे ही यहां से निकलना शुरू होगा एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आ जाएगा? खत्म आदमी, तुम लोग जहां से निकल रहा होगा। अरे जब तक क्रैक है तब तक एटमॉस्फेयर कांटेक्ट में नहीं है, पर जैसे ही होल हो जाएगा एटमॉस्फेयर कांटेक्ट में नहीं आ जाएगा, कि जो जो वहां पे सरफेस होगा वो प्रेशर लगाएगा। अरे यार एक डब्बा है, वहां पे पानी रहेगा तो वहां पे प्रेशर तो रहेगा ना कंटेनर की वजह से, लेकिन जब तुम कंटेनर को हटा दोगे तो किसके साथ कांटेक्ट में आ जाएगा? एटमॉस्फेरिक कांटेक्ट में आएगा ना, तो एटमॉस्फेयर अपना प्रेशर नहीं लगाएगा। तो बोलो PATM प्लस, अरे हाँ, प्लस 0 क्यों लिखा? हाँ, क्योंकि इसी को रेफरेंस लेवल ले लिया तो ऊपर MGS लिखा तो यहाँ, अच्छा यहाँ 0 लगते तो यहाँ
सॉरी, अगर यहाँ mgh लिखते तो यहाँ कहाँ भाई, यहाँ जीरो माने थे इसलिए यहाँ प्लस mgh लिखा। अगर यहाँ हम लोग जीरो मानते तो यहाँ क्या लिखते, माइनस। ये सिखाया है क्या मैंने? अच्छा, शुक्र है। आगे बोलो। हाफ रो, शुक्र है। अब बोलो। पेटीएम गया, रो 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 लो रे, गया। नहीं दिख रहा है, अंधे हो गए सब। क्या आ रहा है एक्सप्रेशन, बोलो। वी स्क्वायर, यही है ना यहाँ पे, वी स्क्वायर बाई टू है, सॉरी। वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू, ये भी है क्या? अरे बहुत सारा चीज आ गया इधर तो। जी एच प्लस यू स्क्वायर बाई, यही है क्या? तो क्या करते हैं, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एच प्लस, सही किया क्या मैंने? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी। कितने इक्वेशन हो गए सांबा? वाह रे वाह, वाह रे वाह। तीन? अरे कहाँ? अबे ये पहला बनाया था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से, और दूसरा बनाया बर्नौलिस से। तो हमें आ रहा इंटरेस्ट किसमें है? अरे बोलो यार, वी और यू में। दिख रहा है क्या, वी और, अरे A1 A2 दिया हुआ रहेगा। बाकी यहाँ देखो तो एक वी और, अरे जी और एच गिवन है, तो दो वेरिएबल, दो इक्वेशन, पकड़ के चेप दो। तो ये जो वी आएगा, ये वी वही है ना जिससे पानी निकल रहा है, यही क्या कहलाएगा, स्पीड ऑफ एफ्लक्स। समझ गए क्या? कर पाओगे थोड़ा सा? इधर से बताओ यू की वैल्यू कितनी होगी? यू इज इक्वल टू A1 V बाई A2, आएगा क्या? थोड़ा याद कर लो, जल्दी बोलना ना, बोलो, वरना टाइम लगेगा रे। अरे एक मिनट, अरे आगे चला गया। तात- हाँ जी, देखो बच्चों क्या है हमारे पास, u इज इक्वल टू, हाँ u इज इक्वल टू A1 V बाई A2, यही आया ना। और उधर क्या आया था, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, यही आया ना। तो यहां से u की वैल्यू यहाँ पे अरे v निकालना चाहते हैं ना, तो उस वाले से u निकाला, पुट करो, देखो क्या आ रहा है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू, यू की जगह क्या लिख दू, A1 स्क्वायर वी स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर, दिखा क्या, प्लस टू जी, एक गड़बड़ आ रहा है यार। अच्छा नहीं, ठीक ही आ रहा होगा। इसको इधर ले आओ तो जरा, वी स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एस, दिखा क्या? बच्चा फट से वी स्क्वायर को कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, A2 स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। अरे आता है इतनी गणित की भी नहीं आता है? अरे नहीं आया यार, देखो ना रे गधो। तो अब आपके पास क्या आ गया, V2 इज इक्वल टू, बोलो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू A2 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर टू जी एच। तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर रूट टू जी एच। किसकी वैल्यू आ गई? क्या U निकाल सकते हो यहां से? अरे V की जगह इसको नहीं लिख सकते हो यार, A2 कट जाएगा। इतनी आती, U जो है ना, यहाँ V की जगह इसको रख दोगे तो देखो, A2 ऊपर में A2 नीचे में कट जाएगा, तो A1 आ जाएगा। समझ गए ना, निकाल लोगे। तो इसी में ये रिजल्ट याद हो गया ना। तो अब एक जरा, नहीं याद होगा? अरे नहीं याद होता है किसी से यार, मुझे कौन सा याद है? अरे यार, अब पर मुझे ये पता ना, 2 पॉइंट पे ये दो लगाना है। कैसा खत्म आदमी तुम, इतना तो याद सकते। ये तो इजी है ना याद रखना, कि सर एक जगह जहां पानी चल रहा वहां दो इक्वेशन बनता है, बाकी अब जो मर्जी हमसे करवाते, और हम तो कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे। तो इस तरीके से अपन ने यू निकाल लिया, सॉरी वी निकाल लिया, और इस वी को ही क्या बोलेंगे, स्पीड ऑफ एफ लग। अब इसमें ना जो स्पेशल केस रहता है ना, वो अपन याद कर लेते हैं। स्पेशल केस मतलब, अरे यार जैसे ना, ये दिख रहा है तुम्हें A2, अगर ये A2 ससुरा बहुत बड़ा होगा किससे,
A1 से। तो ये A1 को प्लस माइनस में इग्नोर कर सकते हैं, ये बात पता है क्या तुम लोगों को? अरे क्या बात कर रहे हो, समझ में पता है? तो प्लस माइनस में इग्नोर किया जा सकता है। तो अब देखो, तो V का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, जल्दी बोलो। √2GH, ये याद रहना चाहिए। स्पीड ऑफ एफ्लेक्स इक्वल टू सीधा क्या चेपेंगे, √2GH। जब, अरे जहां से उसका एरिया ज्यादा है, इसका एरिया, तो दिस इज योर होमवर्क, कंडीशन है। कर पाओगे ना? कर लोगे ना? अरे यहाँ दिख रहा है क्या तुम लोग को? यहाँ बहुत मेहनत करके बनाया है फोटो। ई वाला हाइट निकालना है, तो हमें पता है। अरे अभी स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स निकाला हम लोगों ने क्या? नहीं निकाला है क्या? निकाला, निकाल नहीं निकाला, निकाला ना? कर लेना। पूरी 63-20 हो गया है। अरे भाई साहब, पता ही नहीं चला।